बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के हवाले से इस वक्त समरकंद में मौजूद हैं, जहां वो इस सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास इस लिहाज से मुनफरिद है कि 2 साल के बाद फ़िज़िकल इजलास हो रहा है, क्योंकि कोविड के दिनों में ज़्यादातर वर्चुअल इजलास हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आज पहुंचे समरकंद उज़्बेकिस्तान, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फिर हमने देखा कि साइड लाइन्स पर उनकी अहम मुलाकातें हुई। 8 मुल्की ये इकट्ठ है और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के बाद SCO शंघाई ताउन तंजीम के जो फोरम है वो सेकंड लार्जेस्ट एक रीजनल फोरम है आबादी के लिहाज से, और इसमें अहम ममालिक शामिल हैं। रूस है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। इस हवाले से ज़रूर आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। जो साइड लाइन्स पर मुलाकातें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन साहब से उनकी मुलाकात हुई। अहम मुलाकात थी जिसका एलामिया भी सामने आया है, जिसमें दोनों ममालिक ने बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की। प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना था कि पाकिस्तान को जो गैस है वो गैस पाइपलाइन के ज़रिए देने के इम्कानात कवी हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में रूस पाकिस्तान को एक अपना अहम शराकतदार समझता है। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि रीजनल कनेक्टिविटी की भी बात की जा रही है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कराची गवादर से पूरी दुनिया से जोड़ने का जो एक मास ट्रांजिट रेल प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उस हवाले से भी आज की जो सेडलाइंस की मुलाकात थी उसमें बात हुई। ईरानी सदर से बड़ी अहम मुलाकात थी और उसमें अगेन जो गैस पाइपलाइन और जो गैस इश्यूज़ हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरीन इम्कानात, इसका जायज़ा लिया गया। कल इसकी समिट होगी, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, इसकी अहमियत इस फोरम की। और फिर ये भी हमें पता चला है कि क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा इशू है, और पाकिस्तान तो इस वक्त जिस किस्म के सैलाबी सूरत से दो चार है, एक बदतरीन सैलाब आया जिसकी तबाहकारी हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो भी एजेंडे पर है। तवानाई का इशू एजेंडे पर है, खुराक की का इशू एजेंडे पर है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर हम आज जब चूँकि हमारे पास एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का जो हालिया दौरा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का आवाज़ होकर कहा था कि पाकिस्तान की मदद अमली तौर पे की जाए, इन तमाम उमूर का अहाता करेंगे। और हमें बहुत खुशी है, वी आर ऑनर्ड कि हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन है और दिफाई और खारजी उमूर पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर, आप यू मेड इट टू आवर शो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, HCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस फोरम की क्या अहमियत है और ये जो इजलास हो रहा है इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? पहले तो नवाज साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आप तो माशाल्लाह पिछले 15-20 साल से आपको देख रहे हैं और हमेशा बड़ा जानदार शो होता है आपका। एंड आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हमारे हवाले से हमारी फ्लड इमरजेंसी है, तो हम अपना मौक़िफ़ बैनुल क़ौमी बरादरी में पेश करेंगे, इतना बड़ा इदारा है। लेकिन जो इलाकाई सूरत हाल और जो आलमी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ रही है, ये पहली कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने कहा कोविड के बाद, ये पहली कॉन्फ्रेंस है अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका का इनखला हुआ उसके बाद, और फिर यूक्रेन की जंग यूरोप में जो हो रही है उसके पस मंज़र में देखें तो एशिया में एक इतना बड़ा कट होना अहम तरीन ममालिक का, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, तो ये उसकी अहमियत है। हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा एक रीजनल किरदार बड़ा कलीदी है और हमारी अपनी एक अहमियत है पाकिस्तान की जी। तो उस हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ साहब गए हैं उधर, और उनकी आज काफ़ी बिजी शेड्यूल था मुलाकातों का, मैंने देखा तकरीबन काफ़ी ममालिक से, वो बेलारूस से लेके प्यूटन तक का, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सबसे अच्छी ईरान के मुलाकात हुई, और सबसे अहम मुलाकात थी उनकी सदर पुतिन के साथ जी। और बड़े गर्म जोशी के साथ खुशगवार माहौल में हुई। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि रूस पाकिस्तान की अहमियत को समझता है और उसकी अहमियत इस हवाले से भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, जैसे आपने फरमाया कि एक ख़ास जो शराकत कबीरा जनूबी एशिया में इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। देखें ना कि अब वो जो कहते थे कि इंडिया लॉबी और सारा कुछ, तो उन्होंने अपने ऑप्शंस भी देख रहे हैं
और दूसरी बात है जो उन्होंने ऑफर भी किया कोऑपरेशन जो है तवानाई में। जी। हमारा मेन मसला ये मैशियत का तवानाई के हवाले से है, उसमें रूस का ऑफर होना, तो ये भी खुशाइंद बात है क्योंकि कई खदशात थे कि शायद कोई अगर तब्दीली आए हुकूमत की तो वो ताल्लुकात मुतासर होते हैं। ये रशिया गए थे, वो क्या हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो ताल्लुकात हैं रियासतों के दरमियान, मुमलिकत के दरमियान, उसकी अपनी अहमियत है और उसमें मुश्तरका मफादात की एलिमेंट होता है। ठीक है। और दोनों के मुश्तरका, पाकिस्तान का मफादात इस खत्ते में है जी। इस खत्ते में हम एक हब हैं रीजनल कनेक्टिविटी के सीपैक के हवाले से, और रूस को भी मालूम है कि पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है, अफ़गानिस्तान हो, सीपैक हो, वस्ती एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन को जोड़ने में और जनूबी एशिया के साथ, वो हमारा किरदार है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर के विजिट ने उजागर कर दिया है। मुझे ऐसा, मैं ये जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है अहम फोरम है, इसके अभी तक कोई अमली नताइज सामने आए हैं हमारे, अगर व्यूअर्स को आप बता सकें? 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, कोई अमली नताइज, टेंजिबल आउटकम इन नशिस्तों की जो सामने आई हो, जो आप शेयर करना चाहें, जो जिसके मेंबर ममालिक बेनिफिशरी हों? मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इस खत्ते में जो मसला है इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का, जी। उसमें एक काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन, आपस में जो ताउन है काउंटर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंसादी दहशतगर्दी का, उसमें जो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई है, कोऑपरेशन भी हुई है। और आपको याद होगा जब अफ़गानिस्तान का पिछले साल हुआ तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने सितंबर में कराई थी, जिसमें सबके इंटेलिजेंस हेड्स भी आए थे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने जो इस खत्ते में दहशतगर्दी का एक मसला है, इंतहा पसंदी का, उसको सबको इकट्ठा करने में एक इम्पॉर्टेंट किरदार है और एक तंजीम, ये एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा है कि हमारा इस शमूलियत से हमारी जो इलाकाई ख़ारजा पॉलिसी और पुख्ता हो गई है और वाज़े हो गई है, और उससे हमारे ख़ास तौर पे रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ठीक। कुर्बत आई है, चाहे पिछली हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो। अच्छा, आपने देखा और आप समझते हैं, कहते हैं कतई माजरत कि अगर रूस से हमारी कुर्बत होती है तो चूंकि पहले तो ये बयानिया बनाया गया था कि रशिया से कुर्बत की वजह से शायद अमेरिका को ये नागवार गुजरा, और उस वजह से मैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि रिजीम चेंज की बात भी की गई। तो मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं कि बैक वक्त अमेरिका और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार किए जा सकते हैं? अगर हिंदुस्तान कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान की कितनी अहमियत है आप देखें। जी। हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, Exactly. और रूस से सस्ती असला भी और सस्ता तवानाई ले रहा है। जी। 30% डिस्काउंट मिल रहा है उनको उनके Exactly. मौजूदा वक्त, और उनके खिलाफ कोई पाबंदियां नहीं लगी। सो ये तो हमने एक बात वाज़े कर दी अमेरिका को कि हमें भी उसी जाविये से देखें जो हिंदुस्तान का है, दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए। ठीक है। और हम दोहरे मेयार एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमारे ताल्लुकात बाहमी हैं। अमेरिका से हमारे अपने बाहमी ताल्लुकात हैं, रूस से बाहमी ताल्लुकात हैं, चीन से बाहमी ताल्लुकात हैं। वो एक असूल ये एक्सेप्ट कर लिया है। भारत, चूंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात तय नहीं है, मे भी शायद हेलो हाय हो जाए, और मेरे ख्याल में अगले साल जो है प्रेसिडेंसी जो रोटेट करती है इंडिया में, शायद समिट होनी जाएगी। और इसका मैं चार्टर पढ़ रहा था, शायद बायलैटरल रिलेशंस पे बात नहीं हो सकती अगर आपके डिफरेंसेस भी हों। क्या ये फोरम मौका फराम कर सकता है कि जो आपसी इख्तलाफात हैं उनमें कोई कमी लाई जा सके, कोई ऐसे मामलात हैं जिससे सूरत हाल आगे की तरफ बढ़े? मेरे ख्याल में इसके 2 फ़वायद हैं हमारे लिए। जी। एक तो ये है कि हिंदुस्तान की जो कोशिश होती है पाकिस्तान को तनाह करने की, जी। पाकिस्तान को दबाव डालने की और पाकिस्तान को बदनाम करने की, जो कई दफ़ा करता है, ये फोरम ऐसा है जिसमें पाकिस्तान के जितने ममालिक के सिवाय हिंदुस्तान के, और वो भी हिंदुस्तान की वजह है, सबसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। चाहे रूस हो, चीन हो, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इंडिया को थोड़ा सा कंटेनमेंट होती है इसमें, डिप्लोमेटिकली दबाव आता है ये सारा। अच्छा। दूसरा ये है कि इंडिया का भी जो कोशिश होती है अपने आप को पाकिस्तान से अलहदा करने में, इसमें सब बराबरी का एक मुकाम है। ठीक। तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक सफारती लेवरेज है वो इससे बढ़ता है। इससे बढ़ता है। आप देख लेना कि जब प्यूटन मिल रहा है
और इंशाल्लाह शी जिनपिंग भी कल मुलाकात हो जाएगी, और ईरान वाले और जितने वस्ती एशिया के ममालिक इंडियन हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात तय नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो बड़ा बड़ा अच्छा है, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात है। तो इसलिए हमारी जो खारजा पॉलिसी में जो एक इलाकाई ऑप्शंस बढ़ाने में ये मदद देता है, और हिंदुस्तान का जो दबाव है या यकतरफा जो कोशिश होती है उसको नाकाम बनाने में भी SCO मेरे ख्याल में एक किस्म का एयर कवर भी देता है और हमें दिफा भी देता है, ठीक है ना। तो Exactly. ये बड़ा अहम हमारे लिए है। इसका मतलब आपकी ऑटोनॉमी ज़्यादा बढ़ जाती है, यू हैव मोर स्ट्रेटेजिक स्पेस। इंटरेस्टिंगली सर, ये थोड़ा सा बताइएगा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, सैलाब में तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 30% इलाका जो है ज़ेर सिंध इन पर्टिकुलर, हम खुद भी मुतासर इलाकों में गए, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, और ये मौसमियाती तब्दीली के हमारी कार्बन इमिशन में शायद कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन इम्पैक्ट में पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है, ये भी एजेंडे पर है। तो UN सेक्रेटरी जनरल साहब जब आए, उन्होंने खुद जब मुशाहिदा किया तो उन्होंने यही बात कही थी कि पाकिस्तान में जो जिस किस्म की कुदरती आफत आई है किसी मुल्क पर भी आ सकती है, वर्ल्ड हैज़ टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अभी तक हम देख रहे हैं कि गुफ्तगू है, कंट्रीब्यूशन उस लेवल की नहीं जिस लेवल की तबाही हुई है। $30 बिलियन का कहते हैं नुकसान हुआ है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन ममालिक का जिन्होंने पाकिस्तान में यकजहती का इजहार किया, तो हम बड़े ममनून हैं। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ UN सेक्रेटरी जनरल का आपने ज़िक्र किया। एंटोनियो गुटेरेस बड़ा दबंग आदमी है, पुर्तगाल से उनका ताल्लुक़ है, पिछली दफ़ा भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने याद है कश्मीर इशू पर भी 2019 में क्या कहा था, जब फरवरी में आए थे, कि मसला कश्मीर पर जो करारदादें हैं दे आर पार्ट ऑफ द UN एजेंडा। एग्जैक्टली। और कश्मीर का मसला इक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए। और इस दफ़ा उन्होंने कितना अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से जो ज़्यादती हुई, जो भी आप बात कर रहे हैं कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन एमिशंस टू 0.7% और 0.8, लेस देन 1%। और उन्होंने बात एक जो नई की कि इट इज़ एन इशू नॉट जस्ट ऑफ गिविंग एड, इट इज़ एन इशू ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। एग्जैक्टली। मोहल्लाती इंसाफ की। और जस्टिस ये है कि जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है, जो एमिशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, वो तो बाहर मगरब से आ रही है। ग्लोबल नॉर्थ उसका हमारा तो ताल्लुक नहीं ना, हमने तो हमारी डेवलपमेंट की नहीं, लेकिन उसके मनफी नताइज, दूरस नताइज पाकिस्तान पर और हमारे मजलूम और महकूम अवाम पर पड़े हैं। तो उसमें उन्होंने बात की क्लाइमेट जस्टिस की। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे खुशी हुई कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं शहरी रहमान साहबा, उन्होंने फिर फॉलो अप किया, क्लाइमेट कॉम्पनसेशन की बात भी की है कि इसमें मुआवजा मिलना चाहिए। जो कॉम्पनसेशन से मुराद है जिन लोगों की तबाहकारी हुई है, जो 10 लाख घर हैं, या 1500 लोग शहीद हुए हैं, या 13,000 जख्मी हुए हैं, या मवेशी 1 मिलियन का वो नुकसान हुआ है। 30 अरब की आप जो बात कर रहे हैं, ये तो लगता है जंग के बाद भी इतना नुकसान नहीं होता। खुदा न खास्ता बहुत से माहिरीन कहते हैं फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि अगर वो इतनी फसलें तबाह हो गई। आज हमारी मीटिंग थी क्लाइमेट चेंज कमेटी की, उन्होंने कहा है कि सिंध में ये खजूर की और गंदम की और कपास की कतर वाइप आउट हो गई। सो यू सी, यू आर फॉरेन एक्सचेंज का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है, तो ये तो बड़ा सीरियस इशू है, होमलेसनेस इशू है, हेल्थ इशू है। सर इस फोरम पे उठाया जा सकता है इस मामले को, क्योंकि चाइना मौजूद है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में ज़रूर इसका फोकस करेंगे, मेंशन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ एक और विजिट भी हुआ है IPU के प्रेसिडेंट का, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री इदारा है, और उनके जो प्रेसिडेंट थे दुआरते पचीको, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी। और वो उनकी जो अगले महीने कॉन्फ्रेंस हो रही है रवांडा में, उसमें वो लेके आएंगे। और मेरे ख्याल में जो समिट शुरू हो रहा है, UN जनरल असेंबली का इजलास अगले सितंबर है सितंबर में, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं, ग़ालिबन 23 को उनकी तकरीर भी है। तो वादा किया है UN सेक्रेटरी जनरल ने कि ये इशू रेज करेंगे, और आगे भी जो फंड भी डिक्लेयर कर दिया $160 मिलियन का, उसमें यूनाइटेड नेशंस का एक खैगो के इतना नहीं। कल मैंने कल तकरीर भी की थी, आपको याद है, SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, वो पार्लियामेंट में जो था, मैं चेयर कर रहा था सेशन को, तो मैंने भी कहा कि मुझे थोड़े से दोहरे मेयार नज़र आ रहे हैं कि हम चूँकि यूरोप में नहीं हैं, एग्जैक्टली, हम नॉर्थ में नहीं हैं, वही यूक्रेन है, उसको $40 अरब $40 बिलियन उनको इमदाद मिली है, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। और हमें जो मिला है वो तो हम कहेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं पीनट्स। और जिस किस्म की तबाही हुई है, जिस किस्म का नुकसान हुआ है,
जो हमारी वजह से नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो उसके नतायज सर, आप चूंकि माशाल्लाह इंफॉर्मेशन के भी एक्सपर्ट हैं, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, दुनिया बयानिए की जंग में है, तो आपने यूक्रेन की मिसाल दी, क्या ये इसमें हमें कुछ बेहतरी करनी होगी, अपने बयानिए को ज़्यादा शार्प करना होगा? जी बिल्कुल करना होगा। हमें इसके लिए क्या क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स टूल्स इस्तेमाल करने होंगे कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हों, चाहे वो टेररिज्म के इश्यूज़ हों, क्योंकि पाकिस्तान जितना विक्टिम है, पेंट किया जाता है कि जी एक्सपोर्ट होता रहा माजी करीब में, अब ये क्लाइमेट चेंज का इशू है, कैसे हम दुनिया को बावर कराएं कि वी आर एट द रिसीविंग एंड? मसलन बयानी की मैं एग्जांपल देता हूँ, अफगानिस्तान। एग्जैक्टली कई दफ़ा हमें कहा गया दौरे में आ रहे सारा कुछ है। नवंबर 2010 में हमारे आर्मी चीफ उस वक्त जनरल कियानी थे, वो ओबामा को मिले, उन्होंने 14 सफ़े का कागज़ दिया कि जनाब ये जंग आप नहीं जीत सकते, आप मुज़ाकरात करें और इनखला करें फ़ौज का। 2010 में नवंबर 2010 में जी ओबामा को पेपर 14 सफ़े का, हमने उनको बावर कराया और हम आपकी सुलह करा सकते हैं, हम आप मुज़ाकरात में ला सकते हैं, जो हमने लाए। तो इसका मतलब है हमारा जो केस ज़्यादा मजबूत था अमेरिका से, और इसलिए अमेरिका ने ये नहीं ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम जंग आ रहे, पहले ब्लेम करते थे, तो समझ आ गई कि फॉल गाय हमें बनाते फॉल गाय नहीं बनाया, उनकी अपनी नाकामी, उनकी नालायकी की वजह से थी, गलत पॉलिसी की वजह से। इसमें दो पहलू हैं जी। एक पहलू है कि जो अब खारजा पॉलिसी की बात करते हैं वो अक्कासी करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है दाखिली उमूर। यस, और दाखिली उमूर में इसको ज़रूरत है हमें एक यकजहती का, एक मुश्तरका मौक़िफ़ का। वो कैसे हासिल की जा सकती? वो मेरे ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, सियासी क़यादत है, मैं एक दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबको अबव पार्टी लाइंस, अब ग्रोही अपने इख्तलाफात या इलाकाई या ज़ाती, एक कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, जो अवाम का इंटरेस्ट है, उसको आपने फोकियत देनी, उसको इंपॉर्टेंस देनी होगी, और थोड़ा और किसी को अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटना, ईगोस की जंग ना, फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, और उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ लाना पड़ेगा। हम क्या पाकिस्तान की बात क्या करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें ना, ज़्यादती तो उन पर हुई है। और उनके हम अगर तर्जुमानी ठीक तरीके से नहीं कर सकते, देन वी विल हैव फेल्ड देम। तो इसलिए मेरे ख्याल में सबके लिए फ़र्ज़ बनता है, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तलाफ हो, कि ये इशू सियासत का नहीं है, ये इंसानियत का है, ये लोगों की उनका जो बका का है, हमारे फ्यूचर का है, क्योंकि हमने रीबिल्ड भी तो करना है ना, अभी तो रिलीफ अभी तो असली काम तो अभी होना है, रिहैब का तो चलेगा। कल हमारे शो में डॉक्टर अमजद साकिब साहब थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत तवील काम है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मुतासिर आप देखें ना, तो वो, लेकिन पाकिस्तानी कौम में मैं कहता हूँ जान है, वी कैन डू इट, बट वी शुड डू इट टुगेदर। एग्जैक्टली, इसमें ये चपकलेश नहीं। दूसरा सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने खारजा उसके साथ फिर जो हम अपना नैरेटिव की बात करते हैं, देन इट विल बी ए मोर इफेक्ट, ज्यादा मौसर होगा हमारा मैसेज अगर हम एक सफ़े पर होंगे, सारे लोग यकसू होंगे। और दूसरा फिर तासुर नहीं मिलेगा, ये पाकिस्तानी क्या यार हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो अपना दे कांट सेट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, और हमसे वो मदद मांगते हैं बचाव की, ये नहीं होना चाहिए तासुर। फिर साथ में सर ये भी लोग कहते हैं कि इक्तिसादी तौर पे जब खुद मुख्तारी हासिल होगी तो उससे भी आप बड़े तगड़े हो जाते हैं। आपने भारत की बात की, लेकिन वो मैं देख रहा था उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अरबा डॉलर हैं, इसलिए वो रूस से भी सस्ता तेल लेते हैं, अमेरिका की भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसमें वो एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है, लेकिन मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम एस्पेक्ट पॉलिटिकल यूनिटी को दे रहा हूँ। अच्छा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वो जो इकोनॉमी है ठीक भी होती है, ख़राब भी होती है, वो बेहतर भी हो सकती है पॉलिसीज़ बेहतर करने से, और थोड़ा सा जो हमारे मुखियर हजरात हैं वो भी दिल खोल के पैसा भी दें। वजह क्या है सर, क्या बात है कि उस तरह जो पहले कॉल्स होती थी कुछ, मतलब मैं देख रहा हूं कि शफाफियत के लेवल्स को जरा बढ़ाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। इसमें आप देखें फेक न्यूज़ जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा तासुर क्रिएट कर देती है। वो एक बोरी दिखाई गई यूके की, पता चला वो भारत की कोई वीडियो थी। 2005 में आपने खुद देखा ज़ल्ज़ला आया, बिल्कुल, उसमें रिस्पॉन्स कितना ज़बरदस्त। एग्जैक्टली। अब सिचुएशन थोड़ी सी बेदारी ज़्यादा आ गई है, शऊर भी ज़्यादा हो गया है, और लोग कहते हैं तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और उसमें मेरे ख्याल में हुकूमत, NGOs और जो सिविल सोसाइटी है, क्योंकि हमारी कौम जो है दे ऑलवेज राइज टू द ओकेजन, और मतलब चैरिटी बहुत देती है हमारी कौम, टैक्स नहीं देते, चैरिटी जरूर देंगे। यस, सो ये भी चलो अच्छी बात है कि वो टैक्स नहीं, हालांकि टैक्स भी देना चाहिए, वो हमारा फर्ज है, स्टेट के लिए है, लग्जरी थोड़ी है। हाँ, जैसे आप और हम देते हैं सोर्स टैक्स देते हैं, बाकी भी दें, सारा उनका फर्ज बनता है, लेकिन कम से कम इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे होके मिल के एक रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। तो सर आप माशाल्लाह अपर हाउस में और कहते हैं सेनेट में बड़ी अच्छी पुरबख्श डिबेट्स होती हैं, ये इस तरह की डिबेट्स वहां पर क्या होनी चाहिए ताकि जो यूनिटी की आप बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो। और उसमें एज स्पीक एज अ पाकिस्तानी,
देखिए कई मोमेंट होते हैं जब व्हेन यू स्पीक एज अ पार्टी पर्सन, या आपके वो उस इलेक्शन आएगा, आप पार्टी की तर्जमानी करेंगे, उस सियासी जंग होगी, उसमें वोट की कोशिश होगी, ये वक्त और है, ये वक्त मुश्किल का वक्त है। जैसे जारियत होती है, एक किस्म की आबी जारियत, मतलब ये वो तो क्लाइमेट हो गया ना, डिजास्टर है इतना बड़ा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दिस इज डिजास्टर इन मॉडर्न हिस्ट्री, किसी मुल्क के साथ जो हुआ है। तो उस हवाले से इट्स इवन वर्स देन वॉर, जो 30 अरब का लॉस हुआ है, $30 बिलियन के साथ बता रहे हैं। आई हैव बीन टू स्वात, आप यकीन करें जो लोग सयाह जाते हैं, वो जो बहरीन का बाजार है, लगता है खुदा ना खास्ता कोई बमबारी हुई है। मैं खुद चेयरमैन सेनेट के साथ हम स्पेशल हमारे गए थे, जैकबाबाद भी हम गए, जाफराबाद भी गए, नसीराबाद भी गए, बलोचिस्तान यस और सिंध दोनों गए। वो तो नजर आता है कि कोई लैंड है ही नहीं जी, वो सारे घरों के टॉप्स हुए हैं या किश्तियां हैं या कोने पे बेचारों लोगों ने टेंट बनाए हुए हैं। तो इस वक्त बड़ा जरूरी है टू राइज टू द ओकेजन। प्लस पॉलिटिशियंस का अपने लोगों के साथ कनेक्ट होना, यस दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फील्ड ये नजर ना है कि हम बैठ के अपनी सियासत कर रहे हैं और वहां लोग या पीआर सेल्फी खिंचा रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। यू हैव टू डू दिस, लीड फ्रॉम द फ्रंट। कमिंग बैक टू सर एससीओ, कुछ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। रीजनल कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन उस पर सबसे बड़ा बॉटलनेक ये है कि जब तक से अफगानिस्तान में पायदार अमन नहीं आएगा, वस्ती एशिया से हमारा राब्ता उस तरह बहाल नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है वो गेटवे है, और फिर गवादर से पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन। इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान माजी की हुकूमत में भी 2-3 इनिशिएटिव्स हुए, स्पेशल कॉन्फ्रेंसेज हुई, किस तरह देख रहे हैं पाक अफगान ताल्लुकात को? क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात हालिया दिनों में हुए हैं टेररिज्म के, और मैं आज भी देख रहा था कुछ हमारे 3 अफवाज पाकिस्तान के जवानों को आप डिफेंस कमेटी के चेयरमैन जाम शहादत नोश किया है। तो उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ ताल्लुकात में बेहतरी कैसे आई जा सकती है? थोड़ा सा मैं पस मंजर दे दूँ, दो वाक़यात जो हुए हैं जी। एक तो ये हुआ है कि आज जी 20 ट्रक्स आए हैं ताजिकिस्तान से, वो शुमाल से आए, मज़ार शरीफ से, और तुरखम से पाकिस्तान पहुँचे। ओके। और मेरी अभी आज बात हो रही थी अमीर मुकाम साहब से, जो मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने कहा कि मैं मेरी ड्यूटी लगी है उनको रिसीव करने की। सो जो ये बड़े इंपॉर्टेंट 20 ट्रक ताजिकिस्तान से आए। और पिछले महीने हमारा एक रेलवे का डेलीगेशन गया अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। ओके। और ये मिडल ऑफ जुलाई में गया और उन्होंने वो डिमार्केट किया है जो ट्रेन सर्विस जो है पेशावर से आगे जाके वाया खैबर पास फिर जाएगी अफ़गानिस्तान, और शुमाल में मज़ार शरीफ से उज़्बेकिस्तान लिंक होगी। तो मुश्किलात दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी की आपने बात की, वो चाहे ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हों चाहे रेलवे कनेक्टिविटी, वो बात आगे बढ़ रही है। ठीक है। अब आते हैं बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। जी। मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान ने तो खैर एक मिसाल सेट कर दी तारीख़ में कि वी हैव बीन अ मॉडल होस्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। ये फ़लस्तीन रेफ्यूजीज भी पीछे रह गए हैं कि 40 साल तक आपने 30 लाख लोगों को होस्ट किया विदाउट यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजी, हमने खुद होस्ट किया है। और एक वाकया भी कभी नहीं हुआ, फ्रिक्शन फ्री रिले, जो ब्रदरहुड की बात करते हैं हमने एक मिसाल सेट की। आई थिंक ये एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल, उसने तारीफ की पाकिस्तान की कि यू हैव बीन होस्टिंग दिस, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक अफगानिस्तान के जो बेशतर मेजॉरिटी अवाम है वो जानते हैं कि हमारी भी जो काविशें, कोशिशें, कुर्बानियाँ हैं उनके कॉज के लिए। अब यह है कि एक हुकूमत है वो आइसोलेटेड है जी, उसमें कुछ तकसीम भी गलबन है, फैक्शंस कह लें हैं अब। और ये नॉर्मली एक होता है तर्ज तरीका कि वो अगर अंदरूनी दाखिली मुश्किलात हों तो आप फिर ब्लेम करते हो उधर फिंगर पॉइंटिंग का फिंगर पॉइंट, तो वो ज्यादती है। क्योंकि हमारा एक ही सिर्फ मुतालबा है, हम कुछ नहीं मांगते किसी से जी कि किसी और मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, एग्जैक्टली दहशत गर्दी के लिए या डिस्टेबलाइजेशन के लिए, जिस तरह हम अपनी सरजमीन को भी इजाजत हाल ही दिनों में कुरम में स्वात में ऐसे वाक़यात हुए, जो अनफॉर्चुनेट। आपको पता है वो दहशत गर्दी की जड़ कहाँ है, उसके रूट्स कहाँ हैं, उसके लोग कहाँ हैं। यूएन की रिपोर्ट आई थी, आपको याद है 26 जुलाई को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई 8-10 हज़ार दहशतगर्द हैं, उसमें 4-5 हज़ार वो हैं जो पाकिस्तान दुश्मन थे, और भी ममालिक के हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारी सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो जायज़ है और वो हर के हक़ में है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वस्ती एशिया हो, या चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, सबके इंटरेस्ट पे है। और वो तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे? क्योंकि अगर आप वहाँ पर उनके नुमाइंदगान से गुफ्तगू करें तो वो इत्मीनात की जो कमी है, हमें तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विद तालिबान कमिंग इनटू पावर उसमें बहुत कमी वाक़या होगी।
अब ट्रस्ट देखिए ना, डेफिसिट जो है। अब उस ट्रस्ट डेफिसिट में वो जो अफगान तालिबान भी, हमें तो इल्ज़ाम ये लगा रहा कि हम उनके फाउंडर हैं, हम उनके होस्ट हैं और हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारे हाथ में है। जी। तो ये तो क्लियर हो गया कि वो तो हमारा, हम बेचारे वो मजलूम है कि उल्टा हम पर वो हमले हो रहे हैं, हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन तो आप समझते हैं वे फॉरवर्ड क्या है सर? मेरा ख्याल वे फॉरवर्ड है कि दे शुड हैव अ फ्रैंक डायलॉग विद आवर फ्रेंड, बड़ा फ्रैंक। अमीर खान मुत्तकी साहब आए थे, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन उस वक्त तो नहीं, उसको तो ठीक ठाक थे जब आपका मैंने देखा जी था जी जी, इंटरव्यू। अज़्ब उनका अच्छा है, लेकिन आप समझते हैं मेरे कि ख्याल में- स्पॉयलर्स इसमें अपना किरदार मेरे अदा ख्याल कर में सकते हैं? जी, स्पॉयलर्स अपना स्पॉयलर्स तो किरदार कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं। कंट्रीज लाइक इंडिया आर ट्राइंग टू प्ले अ स्पॉयलर्स रोल जिस तरीके से मुमकिन है। आप देखें ना, आईएमएफ ने बोर्ड ने वोट दिया, एक वोट आपके खिलाफ पड़ा सर, यस, वो हिंदुस्तान का था। हालांकि वो पाकिस्तान की मैशत के लिए था, Exactly. उसमें सियासत का ताल्लुक नहीं। एक वोट आपके खिलाफ था, एक मुल्क सिर्फ। तो वो अपनी जगह होगा, लेकिन हम चूंकि हमारे दरीना ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, उनके अवाम के साथ। ठीक है। और आप जाएं अभी काबुल, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी लाइन वीजे के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में Exactly. होगी, किसी और एम्बेसी। Exactly. और सबसे सस्ता वीजा हमारा होता है वो इन टर्म्स आप सही कह रहे हैं। एंट्री। तो उसमें मेरे ख्याल में थोड़े जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी शामिल करना चाहिए, जो खास तौर पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोलिशन में भी लोग हैं और लोग Parliamentarians, वफूद का तबादला हो। वो आई थिंक वो एक होना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव इज कॉल्ड रशिया के साथ आपने कहा कि पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम शराकतदार समझ रहा है। रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात उस नहज पे कब आ सकते हैं जहां हमें लगे कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं? ये जो गैस पाइपलाइन की बात की जा रही है, आपने भी कहा कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है और लोगों को उसकी वजह से बड़े इन्फ्लेटेड बिल्स आते हैं, हमारे एनर्जी बहुत हम डिपेंडेंट हैं, और रशिया इज़ अ पावर हाउस। कैसे इन मामलात को अमली तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, रशिया और पाकिस्तान के इस वक्त मेरे ख्याल में कोई जो मफादात हैं उसमें कोई तजाद नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो अफगानिस्तान का इशू तो ख़त्म हो गया ना। जी जी बिल्कुल। और वो भी इस खत्ते में हैं, उनके भी, हम भी अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम भी चाहते हैं इस खत्ते में कनेक्टिविटी। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल होनी चाहिए टू रीच आउट। Yes. और ये कोई हिचकिचाहट नहीं है, अगर कोई इतराज़ नहीं कर सकता, हम कोई किसी चीज़ की वायलेशन नहीं कर रहे। ठीक। अगर हिंदुस्तान के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं कि वो ये तावन करे, तो वो हम भी उस किस्म का तावन हमें करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारे और फायदे में है। बिल्कुल हमारे फायदे में है। Exactly. हम कोई उसमें असला प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम कोई लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे यूक्रेन की। तो हम तो सिर्फ चाहते हैं कि बामी तावन हो जिसका फायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा, हमारी मैशियत को होगा। एग्जैक्टली। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की मदद मांग रहे हैं, अमेरिका की मांग रहे हैं, IMF की मांग रहे हैं, तो व्हाई नॉट रशिया? व्हाई नॉट रशिया? और इसी तरह से यही जाविया मैं कहूँगा ईरान के मैं साथ। उधर ही आना चाह रहा था कि ईरान के साथ आपकी उनकी पाइपलाइन, अभी बहुत अच्छी मीटिंग हुई 2 हफ्ते पहले जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की 3 साल के बाद। और अभी पाकिस्तान ईरान ट्रेड एग्जीबिशन भी हुई, उसमें भी मैं गया हुआ था। तो अभी कभी इम्कानात हैं इसमें। और इसमें मुझे खुशी है कि जनरल बाजवा भी तेहरान गए, उनके आर्मी चीफ भी इधर आए, और हमारी सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी शुरू हो गई है। और बॉर्डर में आपने देखा कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर में उस किस्म के वाक़यात या टेंशन नहीं जो माजी में देखी गई है। तो वो भी एक नादर मौका है कि हम ईरान से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाएं। अभी पिछले हफ्ते ईरान UAE ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, ईरान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात मामूल पर ला रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो हमारे भी दोस्त हैं, UAE और सऊदी अरेबिया। ईरान भी हमारा ब्रादर मुल्क है और हमसाया भी है। तो उस हवाले से आई थिंक बड़ी ब्रॉडर आउटरीच की जो इलाकाई खारजा पॉलिसी है ना, दैट शुड बी द फोकस। दैट शुड बी द फोकस, रीजनल अप्रोच। सर, लास्टली चूंकि पाक चाइना फ्रेंडशिप के आप बड़े कलीदी आपका किरदार है चाइना के साथ, सर CPEC फ्लैगशिप हमारा प्रोग्राम है, 1 Belt 1 रोड इनिशिएटिव प्रेसिडेंट शी का। मैं जानना चाहूँगा कि अब हमें कहा जा रहा था कि हम CPEC फेज़ 2 में हैं, तो आप मुतमईन है जो CPEC की इस वक्त पाकिस्तान में प्रोजेक्ट की रफ्तार है, जो काम हो रहा है, यू आर सेटिस्फाइड विद द पेस? मैं एक तो है कि पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात बहुत पुख्ता हैं, स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली कोई मसला नहीं हमारा। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ लाल फीते का मसला है जो चीनी को भी तंग करता है। अच्छा। अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर या कोई और आता है जिसको 30-35 NOC चाहिए हो फैक्ट्री लगाने के लिए, और इतना बड़ा लाल फीता है, और कभी आप CPEC अथॉरिटी बनाते हैं, कभी उसको ख़त्म करते हैं, कभी आप कोई कमेटी बनाते हैं, तो हमारी जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है CPEC के हवाले से, हमारी कमिटमेंट है। अच्छा। और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो चीन के साथ ताल्लुक है उसका ताल्लुक एक शख्स, एक पार्टी, एक हुकूमत से नहीं है, वो एक रियासत के ताल्लुक है, और वो अक्रॉस द बोर्ड है, उसमें कंसेंसस है।
न्यूक्लियर प्रोग्राम कश्मीर और चाइना के साथ कौमी इत्तेफाक रहा है पाकिस्तान एग्जैक्टली। ऑल अक्रॉस द बोर्ड, फौज हो, सिविल हो, हिजब ये लाल इख्तिलाफ हो, फीते के कल्चर को कैसे बदला जाए? ये हमें हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह स्लैश द रेड टेप, स्लैश द रेड टेप, दैट इज द बेस्ट वर्ड। वो उसमें सर्जरी करनी पड़ेगी आपको, वरना ये गड़बड़ चलेगी। अगर दुबई में, शारजा में आप 48 घंटे में आप एक फैक्ट्री रजिस्टर करा सकते हैं, एक फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। चाइना में शंघाई गया, मेयर ने कहा मुझे, मैं कहा अगर मैं लगाना चाहूँ कोई चीज़, दोस्त ने किसी कहना, उन्होंने कहा 24 घंटे लगेंगे, आप फाइल करें फौरन हो जाएगा अगर आपके पेपर्स If they can do it, we can. हाँ, वो कम्युनिस्ट मुल्क है, ब्यूरोक्रेसी इतनी आप कहते Exactly. हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमारी माशाल्लाह एफिशिएंट सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, डिलीवर करता है। सीपैक फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया हमने कामयाबी से, ऑन टाइम किया है। 80,000 लोगों को जॉब नौकरियां मिली हैं, 30,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में हैं, तो व्हाई नॉट नाउ? तो इसमें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी और ब्यूरोक्रेसी को कहना पड़ेगा कि जनाब ये सियासी फैसला है, वन विंडो ऑपरेशन, ठक 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 एट द हाईएस्ट लेवल। एट द हाईएस्ट लेवल। सर, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, आपसे बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारे साथ नशिश की व्यूअर्स, हमने उमूर खारजा, शंघाई ताउन तंजीम और उससे मुतल्लिका उमूर पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू की, खारजी उमूर पर भी बात की, आप इनकी राय सुनी। फेसबुक और ट्विटर पर राय ज़रूर नवाजिएगा। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे बाद आएंगे तो हम मुल्क की मीशत पर बात कर रहे होंगे कि कैसे इसको इस्तेकाम दिया जा सकता है और सियासी इस्तेकाम से इसको जो जोड़ा जा रहा है उस पर कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के बावजूद जो डॉलर की उड़ान है वो ऊंची है। हम गुफ्तगू कर रहे होंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, माहिर मईशत हैं। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। जुनून की हद जहां खत्म होती है, हमारा खेल वहां से शुरू होता है। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे, जो चाहे मन तेरा बेटे वो सबका सब मिल जावे। हो किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खोल, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट। बनाएंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ खेल होगा, हमारे लिए तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042-111-333-987। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकिया 5 साल की आसान इक़सात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-333-987। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-333-987। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम दस्तक में वक्त देने का। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर आपसे हमारी वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रही जब तक से IMF प्रोग्राम हमने नहीं हासिल किया था, और हम देख रहे थे उस वक्त इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी इकनॉमिक। अब IMF प्रोग्राम में हम जो है बहाल हो गया है, किस्त भी उनकी जारी हो चुकी है, कतर से भी आया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दौरे के बाद को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, UAE, सऊदी अरब। सर, क्या वजह है कि इस तमाम तर के बावजूद जो डॉलर है वो गिरफ्त में नहीं आ रहा, उसकी ऊंची उड़ान जारी है? और अभी भी इमरान खान साहब, आज भी वो जब मुखातिब थे अवाम से, वो कह रहे थे कि एक तो सियासी इस्तेकाम तब तक, मुआशी इस्तेकाम उस वक्त नहीं आएगा जब तक से सियासी इस्तेकाम न, और अभी भी उनके मुताबिक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। सर, आपका क्या तज्जिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक आलमी मालियाती निज़ाम है, उसका हिस्सा है। जो दुनिया में हो रहा होता है वो पाकिस्तान में भी होता है। दुनिया में इस वक्त दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक तो महंगाई का इशू है
और दूसरा वो यूक्रेन की जंग का इशू है, और शायद महंगाई जो है उस जंग के नतीजे में भी उसका उसका एक बड़ा रोल है। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड था महंगाई की शरह का, वो टूट गया है। यानी कि 40 साल की बुलंद तरीन शरह पहुंच गई है अमेरिका के अंदर। जी अगर बरतानिया को देखें तो बरतानिया में कोई 41 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि महंगाई अपनी बुलंद तरीन शरह पे है पिछले 41 सालों। और पाकिस्तान में 47 साल का रिकॉर्ड टूटा, यानी कि आज से 47 साल पहले कहीं 25% की इन्फ्लेशन थी, और अब वो रिकॉर्ड टूटा है, हम कहीं 27% पे पहुंच गए। तो एक तो दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में भी महंगाई है। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती से दो और प्रॉब्लम भी हैं जो शायद बाकी दुनिया में नहीं है, और वो एक प्रॉब्लम है सैलाब का, जी और दूसरा है सियासी गैर यकीनी की फजा का। यानी कि इमरान खान साहब ने एक या दो दिन पहले कहा कि जी वो सितंबर के महीने के अंदर वो अपनी दोबारा से वो आखिरी कॉल देने वाले हैं। जी एक उनका तारीखी तौर पे पिछले 4 महीनों से जो उनका बयानिया रहा है वो खाना जंगी का बयानिया रहा। एक हुकूमत आई 11 अप्रैल को, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया, उनका बयानिया था कि हम मईशत बेहतर करने आए। जी अगर दो बयानिए चल रहे हैं एक ही मुल्क के अंदर, एक खाना जंगी का है, दूसरा मईशत बेहतर करने का है, तो दोनों बयानिए मैं समझता हूँ कि इकट्ठे एक ही मुल्क के अंदर नहीं चल सकते। दोनों में से एक बयानियों को दफन करना होगा, और वो फिर पाकिस्तानियों ने अपनी चॉइस उनका उसमें चॉइस निकालनी है कि वो किस बयानिए को दफन करना चाहते हैं। आज सर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इलेक्शन इसका मदावा है? देखिए, इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 160 दिन होने चले। जी 11 अप्रैल को जो चीज जो अदाद शुमार पीटीआई की हुकूमत विरसे में छोड़ के गई थी, अगर एक नजर उस पर डाल लें कि 11 अप्रैल के दिन कोई 6,000 अरब का बजट का खसारा था, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था, और ये पीटीआई की हुकूमत जो है वो छोड़ के जा रही है विरसे में जी नई हुकूमत। 11 अप्रैल को जो तजारती खसारा विरसे में मिला था इस हुकूमत को, वो 50 अरब डॉलर का था, और वो भी पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। जी तीसरा जो है, जो हमारे बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं, जो आलमी सरमायाकार बरादरी है, वो उस दिन ये पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है, पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने वाला है, और वहां पे हमारे बॉन्ड जो है वो 50-51% की यील्ड पे चले गए, जिसका ठीक पैगाम अब 160 दिन गुजर गए। बहुत बड़ी कामयाबी जो हुकूमत की बनती है वो ये है कि अब वो बॉन्ड जो हैं जो 50-51% यील्ड कर रहे थे, वो कहीं 20-22% पे आ गए हैं, और उसका पैगाम आम आदमी के लिए बनता है कि डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है। शायद खत्म मुकम्मल नहीं तौर पे हुआ टल गया है सर? जी। मुकम्मल तौर पे टल गया। ये जो डॉलर की उड़ान है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि वो आपने महंगाई की तो बात की कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, यूक्रेन वॉर है, वो समझ में आती है बात। जो डॉलर की फ्लाइट है, इसकी क्या वजह है सर? क्या उसकी वजह से तो कोई खतरा दोबारा हो सकता? जी, डॉलर के रेट की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर essentially दो मार्केट्स हैं। दोनों में डॉलर का रेट चल रहा है। एक ओपन मार्केट कहलाती जी है, जिसमें आप या मैं मनी चेंजर के पास जाते हैं $100 खरीदने के लिए या बेचने के लिए। वो तकरीबन 20-25 मिलियन डॉलर का मेरा तखमीना है, रोजाना की मार्केट है, छोटी मार्केट है। उसमें बड़ा वाज़ेह हो गया है कि उसमें और जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें कहीं 8, 10, 11, कहीं 14 रुपए का फर्क भी हो जाता है, और जी वो इस निशानदेही करता है कि ओपन मार्केट में से डॉलर जो हैं, फिजिकल डॉलर जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं, या तो वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। मैंने देखा कि ईरान से प्याज भी आ रहा है, हो सकता है कि वो डॉलर जो है ईरान भी जा रहे हों। एक स्मगलिंग की वजह से एक संगीन, एक खतरनाक किस्म का फुकदान है डॉलर्स का ओपन मार्केट के अंदर। अब आ जाइए इंटरबैंक मार्केट में, जो असल मार्केट है, जी जिसमें इंपोर्टर्स जो हैं वो अपने डॉलर खरीदने को जाते हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने डॉलर बेचने को जाते हैं। उसमें भी डॉलर का एक खतरनाक किस्म का फुकदान है। ठीक
बहुत सारे इम्पोर्टर्स हैं, उनकी एलसीज नहीं खुल पा रही हैं। और जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि $1 बिलियन आईएमएफ के वसूल करने के बाद भी अब हम कहीं बैठे हैं $8 बिलियन के ज़खायर के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा की इम्पोर्ट कवरेज जो है वो स्टेट बैंक के पास नहीं है। तो डॉलर का फुकदान है दोनों मार्केट्स में, ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक मार्केट में भी। और जब तक मैं कहूंगा कि जब तक स्टेट बैंक के ज़खायर को डॉलर का एक्चुअल टीका नहीं लगता, जिसका आपने जिक्र किया, हम सब सोचे बैठे थे कि आईएमएफ के प्रोग्राम का जी। हिस्सा बनने के बाद पैसे आने लगेंगे, कतर से आने लगेंगे, यूएई से आने लगेंगे, सऊदी अरेबिया से आने लगेंगे। वो मटीरियलाइज नहीं हुए, अब तक नहीं हुए। अभी तक हम उम्मीद में बैठे हैं और उसके नतीजे में ये डॉलर का फुकदान बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। और आईएमएफ का प्लान, जो आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा हम कोई 6-7 महीने नहीं बन पाए, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो कमिटमेंट्स की गई, Yes. जो वादे किए गए थे पीटीआई की हुकूमत के दौरान, वो वादे तकरीबन जितने भी किए गए थे सबकी खिलाफ वर्जी की गई। वो जो रिपोर्ट छपी है उसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है। उसमें 44 दफा कमिटमेंट्स का जिक्र किया गया, वादों का जिक्र किया गया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस वक्त में ये वादा तोड़ा गया, इस वक्त में वादा करने के बाद आईएमएफ से किस्त वसूल कर ली गई और फिर वादा तोड़ दिया गया। अब वो 6-7 महीने जो जाया किए गए हैं, जो हम आईएमएफ का हिस्सा नहीं बन पाए, उसके नतीजे में ये आपको फुकदान नजर आ। अब सर फिर वे आउट क्या है? ये इस एक तरफ सैलाब है, उसकी तबाहकारियाँ हैं और उसके एस्टिमेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आ रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो गया। फूड सिक्योरिटी जो है अल्लाह ना करे वो एक चैलेंज बन सकती है, बिलखसूस सिंध में, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है। उम्मीद तो यह है कि पानी ग्रेविटी के तहत नीचे चला जाए या समुंदर में चला जाएगा। तो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। फिर इमरान खान साहब आज भी बार बार कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ इनंडेटेड, ज़ेर आब है। वो कह रहे हैं इलेक्शंस करवाएं, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि उनके पास स्पेस ही नहीं है, ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। और आईएमएफ ने, जैसे आपने कहा, पिछली हुकूमतें पासदारी नहीं की, उन्होंने कहा नाक से लकीरें खिंचवाई हैं। तो बड़ी टाइट सिचुएशन है। वे आउट किया है सर इस पर इकोनॉमिक, इस जो एक बहुत जिक्सा पजल सी बन गई है जो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त सारे सियासतदानों को सियासत भूल जानी चाहिए, एटलीस्ट कुछ हफ्ते के लिए भूल जानी चाहिए। जब तक वो, आप सोचिए कि 4 करोड़ पाकिस्तानियों के करीब यस। पाकिस्तान वो कहीं पानी में डूबे। 1/3 हमारा जुग्राफाई हिस्सा जो है, यस। तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा इस वक्त उसमें सैलाब आया हुआ। अब ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है कि जो बड़े सैलाब आए हैं इस इलाके में, वो 1929 का पड़ा था, 2010 वाला पड़ा था। मेरे तखमीने के मुताबिक ये 2020 के सैलाब के नतीजे में जो नुकसानात हैं वो शायद 2010 के सैलाब से 2 गुना ज्यादा हों। जी बिल्कुल। उस वक्त ये बड़ी एक साइंस है, इसको कहते हैं डैमेज नीड असेसमेंट। ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले करते हैं, डीएनए कहलाता है। वो अभी तक 2022 के सैलाब का डीएनए नहीं हुआ है, उनकी डैमेज नीड असेसमेंट नहीं हुई है। लेकिन मेरा ज़ाती तखमीना ये है कि कहीं 20-25 बिलियन डॉलर से शायद ज़्यादा का नुकसान भी। एक तो सियासतदानों को सियासत कुछ अरसे के लिए छोड़नी होगी। सारे पाकिस्तानियों को जो सैलाब में सैलाब ज़दगान इस वक्त नहीं है, उनको मोटिवेट करें ये सियासतदान मिलके कि आपने उन पाकिस्तानियों की मदद करनी है। जो दुनिया भर के इदारे हैं, उनको हमने कायल करना है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएँ। 2 बड़े इश्यूज़ जो आलमी बरादरी है, जो डोनेट करते हैं, जिनके पास माल है और वो पैसे देते हैं, उनकी एक तो इस वक्त फोकस जो है वो यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के ऊपर इतना नहीं है। दूसरा इशू ये है जिसको हम कहते हैं डोनर फटीग, यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बार बार हमारे पास आते हैं वो पैसे मांगने के लिए। तो फिर आप सोचिए कि उनको वो फटीग हो जाती है, वो कहते हैं कि ये बार बार हमारे पास पैसे मांगने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो हमें इंटरनली अपने आप को मजबूत करना है। सियासत से किनारा कशी कुछ देर के लिए जरूरी है। इलेक्शन पाकिस्तान के जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उनका कतन हल नहीं है।
अच्छा। किसी किस्म का हल इलेक्शंस के अंदर नजर नहीं आता। तो ये जो कहा जाता है कि एक हुकूमत जब होती है उसके बाद रनवे ज़्यादा होता है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट है। ज़ाहिर हर पार्टीज़ का अपना एक इकनॉमिक एजेंडा होता है, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं अपनी एक इकनॉमिक थिंकिंग होती है। फिर इनका वैसे भी टेन्योर जो है वो ज़ाहिर बात है 2023 अगस्त तक है, 5 साल मुकम्मल होते हैं। तो आप समझते हैं, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में विद सो मच फ्लडिंग और जो इकनॉमिक टाइटनेस है उसमें जो इलेक्शंस हैं वो इसका हल नहीं है कतई तौर पे, डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने जो बजट हमने बनाया है उसमें जो बजट के हवाले से तरजीहात हैं, जी। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 900 अरब रुपए का, उन सब की तरजीहात बदलनी है। जो बजट जब ऐलान किया गया था उस वक्त सैलाब नहीं था, उसकी तरजीहात बदल थी। अब वो तरजीहात हमें छोड़ के सैलाब की तरफ लेके जानी है। इसी तरह जो सूबे हैं उनका जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है 2000 अरब का है, उनकी तरजीहात भी जो है वो फर्क है, उनकी तरजीहात भी हमें तरफ रखना होगा। दूसरा इश्यू ये है कि अगर इलेक्शन के बाद अगर पीटीआई का ये ख्याल है कि शायद वो हुकूमत जी। संभालेंगे, तो उनकी हुकूमत के दौरान आप देखिए कि 4 साल अरसे में उन्होंने कोई 8 तो एफआईआर के चेयरमैन बदले, कोई 4 कम से कम उन्होंने जो आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन का तबादला हुआ और बदले, कोई 7 या 8 तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है पंजाब के वो बदले गए। वो जो मईशत का हाल छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए कि अगस्त 2018 में जो 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा था, जब पीटीआई की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो वो 2500 अरब पे चला गया। गैस के शोबे के अंदर जो 200-250 अरब का गर्दिशी कर्जा चल रहा था अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो वो वहां से बढ़ता बढ़ता कहीं 1400 अरब पे चला गया। तो ये ज़हन में रखना, ये सामने रखना ज़रूरी है कि वो 3.5-4 साल जो पीटीआई की हुकूमत ने गुजारे हैं, उसमें मईशत का क्या हाल रहा और मईशत के नताइज क्या निकले। आप सोचिए कि अगस्त 2018 में जो पाकिस्तान के ऊपर कौमी कर्जा था वो 30,000 अरब का था। जी। तो हमने 71 सालों में 1947 से लेके 2018 तक हमने 30,000 अरब का कर्जा इकट्ठा किया और उससे अगले जो 4 साल गुजरे हैं पीटीआई के, उन्होंने 22,000 अरब का इजाफी कर्जा लिया। यानी कि तकरीबन आप सोचिए जो हमने 71 साल में कर्जा इकट्ठा किया था, जी। उस लगभग कर्जा सिर्फ 4 साल में इकट्ठा कर लिया गया। तो अगर ये कहना है कि इलेक्शन के बाद पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी तो फिर तो तारीख ये कहती है कि मईशत तो नहीं बच पाई। आपने तो डॉक्टर साहब हकायक बताएं, और आज खान साहब कह रहे थे कि पीटीआई के दौर में हम जब गए थे तो हमने तो ग्रोथ रेट जो है वो इकोनॉमिक बुक्स के हवाले से जो गवर्नमेंट की है 5.9 छोड़ी थी, हमने बहुत बेहतर कर लिया था बारकेफ। लेकिन आपने तो हकायक बताए हैं, और टुवर्ड्स दी एंड आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये भी डिबेट हो रही है, आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी और सिमत है, इख्तिसार के साथ बताइएगा, वो ठीक है? डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की जो इस वक्त कैप्टन है, हमारे इकोनॉमिक जार हैं, वो ठीक सिमत पे ले जा रहे हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लगभग 160 दिन हुए हैं। ठीक। इन 160 दिनों में जो बहुत बड़ी कामयाबी है वो मैंने आपको बता दी, आपके सामने डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचा लिया। जो बहुत बड़ी नाकामी है इन जी। 160 दिनों की, वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत गई थी अप्रैल के महीने में, उस वक्त जो शरह थी महंगाई की वो 13-14% पे चल रही थी। अब वो 27% पे जा रही है। ये हुकूमत के अपने अदाद व शुमार। तो तकरीबन 160 दिनों में महंगाई की शरह जो है वो 2 गुना बढ़ गई। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसमें एक इम्पोर्टेड एलिमेंट है। अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ती है तो ठीक। पाकिस्तान में भी बढ़ती है। लेकिन एक इसका डोमेस्टिक पहलू, एक अंदरूनी पहलू भी है, और वो अंदरूनी पहलू है कि बहुत बड़े-बड़े जो कार्टेल्स हैं, जैसे चीनी का कार्टेल बैठा है, ठीक। जैसे बिजली का बहुत बड़ा कार्टेल बैठा है, कारें बनाने वालों का एक कार्टेल है, खाद का एक कार्टेल है। उसके हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो पिछले 160 दिनों में इस हुकूमत की तरफ से सामने नहीं है। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अहम नुकात उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपसे सर हासिल गुफ्तगू हुई।
पाकिस्तान की अदियात के हवाले से व्यूअर्स आपने सारा तज्जिया उनका सुन लिया, हक़ाइक़ पर मबनी था। अब खुद ही फैसला करें कि मामलात को आगे से कैसे बढ़ाया जा सकता है, चाहे डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हो, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो या और दीगर सियासतदान या तज्जियाकार। उनकी राय यह है कि इस वक्त जो है वो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा, और ये जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, चाहे वो कुदरती आफत है या आलमी महंगाई है, और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसमें एक सफ़े पे होकर सियासतदान और सियासी कुव्वतें तमाम इदारे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए अपनी अपनी ईगोज़ को हमें नीचे करना होगा। प्रोग्राम दस्तक में आपको नशिस्त कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।